हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग अपना जो है कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए भौतिक विज्ञान क्लास 10th का, कि इसमें विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में जानना है। तो विद्युत प्रतिरोध जानने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लें कि आखिर प्रतिरोध क्या होता है। अब प्रतिरोध की बात अगर करें तो प्रतिरोध का तात्पर्य होता है रोकना। किसी को रोकना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अब कोई आगे चल रहा है, यदि हम उसके लिए रुकावट बन रहे तो हम क्या हो गए? प्रतिरोध कर रहे हैं, उसका रोक रहे हैं उसे। या फिर आप देखते होंगे कि सड़कों पर आप चलिए, सड़कों पर क्या बना होता है इस तरह से, ब्रेकर होता है। अब ब्रेकर किस लिए होता है? आपकी स्पीड को कम करने के लिए, मतलब वो प्रतिरोध करता है। ये प्रतिरोध करता है किसको? आपके गति को। गति अवरोधक कहा जाता है इसको। कहते क्या है इसे? गति अवरोधक। तो अवरोधक का मतलब रोकना। अब यहां प्रतिरोध तो समझ गए होंगे कि प्रतिरोध क्या है? रोकना होता है। जैसे हमारी गति को रोकने के लिए सड़कों पर ब्रेकर बनाया जाता है, गांव में भी देखिए ब्रेकर बना होता है स्पीड को कम करने के लिए। तो उसी तरह जब धारा प्रवाहित होती है तो उसको तो भी रोका जाता होगा, वो भी तो रुकती होगी किसी न किसी के कारण, और उसको रोकने वाले को क्या कहा जाएगा? विद्युत प्रतिरोध। क्या कहा जाएगा उसे? विद्युत प्रतिरोध। पाइप में पानी अगर आ रहा, किसी टोटी में से पानी आ रहा है, अगर उसमें पानी नहीं खोल दिए, बराबर चल रहा है, ठीक ठाक चल, बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में कभी उसमें से पानी न निकले तो शक होता है कि लगता है कहीं पे कोई अवरोधक का तत्व पहुंच गया होगा, हो सकता है उसके कारण पानी नहीं आ रहा है। अब उसको साफ कर देंगे, फिर से सही हो जाता है। तो अवरोधक जो होता है उसका काम क्या है? केवल रोकना। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब अवरोधक ही है, और यह रोकता है किसको? विद्युत को रोकने का कार्य करता है। परिभाषा जरा देखें इसकी, कि किसी चालक का वह गुण, चालक का मतलब कंडक्टर जो होता है जिसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, इस तरह से। तो किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। यहाँ पे है ना, विरोध करता है। और जो विद्युत धारा का विरोध करता है, लगातार करंट चल रही है, उसका जो विरोध कर रहा है उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको दिखाया किससे जाता है? परिभाषा जब भी पूछे तो आप हमेशा किसी डिफिनीशन को लिखते समय याद रखिए कि आप उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे, उसके बाद कौन से संकेतक का उससे किससे प्रदर्शित किया जाता है उसको लिखिए, उसका फार्मूला लिखिए, ये सब जरूरी होता है। तो चलिए, किससे प्रदर्शित किया जाता है इसको? आर से। आर से विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से। इसका संकेतक क्या, निशान है, साइन क्या है प्रतिरोधक का? ये इसका संकेतक है। कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समझ जाते हैं, ऐसा साइन कहीं बना है तो इसका मतलब विद्युत प्रतिरोध होता है। अब आर से दिखाया जाता है, ये इसका प्रतिरोध हो गया। फार्मूला क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार आर बराबर होता है V/I। अगर इसका प्रतिरोध जो फार्मूला ओम के नियम के अनुसार V/I है, तो इससे अगर डिफिनीशन देखा जाए इस तो क्या होगा? देखिए, किन्हीं दो सिरों के बीच, चालक के किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है? विद्युत प्रतिरोध। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसमें, कि कोई चालक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक, तो ये तो वोल्ट हुआ, ये क्या हो गया आपका? वोल्ट। ये क्या हो गया आपका अपान में? एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक हो गया। या इसी को ओम भी कहा जाता है, इसी को ओम भी। प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ये कौन है? ओम है। और ओम का निशान क्या है? इस तरह से बना होता है। अर्थात अगर लोटा आप समझिए तो लोटा को उल्टा कर दीजिए। अगर इस तरह से यह है लोटा, मान ले इसी को उल्टा करें तो यह ओम का नियम बन जाता है। तो ओम का क्या है? संकेतक। अब ओम के दो और मात्रक हैं। एक तो यह ओम है ही है, एक यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर हो, एम्पियर हो गया, और दो और होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है मेगा ओम, मेगा ओम,
और एक होता है माइक्रो ओम। माइक्रो ओम, दो और होते हैं। अब ये किसके बराबर हैं? ये दोनों किसके बराबर हैं? तो मेगा ओम में, एक मेगा ओम में कितना ओम होता है? 10 की घात पे 6 ओम होता है। और माइक्रो ओम में कितना ओम होता है? तो 10 की घात पे -6 ओम होता है। आप इनको याद रखिएगा कि ओम का बड़ा मात्रक क्या है? तो मेगा ओम बता दीजिए। छोटा मात्रक ओम का पूछा जाए तो माइक्रो ओम बता दीजिए। ये इसका मात्रक हो गया। तो हमें लगता है कि प्रतिरोध के बारे में तो समझ गए होंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जो कि प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध है। अब इसे किस R से प्रदर्शित किया जाता है? इसे R बराबर V/I, मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। बड़ा मात्रक मेगा ओम होता है और छोटा मात्रक माइक्रो ओम होता है। एक मेगा ओम बराबर 10 की घात पे 6 ओम और एक माइक्रो ओम बराबर कितना होता है? यहाँ पर 10 की घात पे -6 ओम। तो ये हो गया इसका प्रतिरोध के बारे में। अब हम इसमें यह देखेंगे कि यह प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है। तो निर्भर अगर पूछ ले किस पे करता है, तो मेटल जो होता है, धातु होता है, उसके प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। सबसे बड़ी चीज है उसके प्रकृति के ऊपर, कैसा किस चीज का बना हुआ है। जैसे आपका सिल्वर होता है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, प्लेटिनम है तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। इस तरह से तो चेक किया गया तो प्रतिरोध किसमें धारा ज्यादा प्रवाहित होती है, किसमें कम प्रवाहित होती है। तो देखा गया कि सिल्वर में कम होती है, उससे जो है कि थोड़ा सा ज्यादा एल्युमिनियम में होती है और सबसे ज्यादा प्लेटिनम में होती है। तो प्रतिरोध जिसमें कम रहेगा उसमें धारा उतना ही ज्यादा प्रवाहित होती है। तो इसकी प्रकृति के ऊपर यह सब निर्भर करते हैं और देखें कि किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, यहाँ पे देख लें प्रतिरोध के बारे में तो कंफर्म हो गया विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। अब उसमें विद्युत प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, विद्युत प्रतिरोध में क्या क्या होता है जरा उसको देख लें। कौन कौन रुकावट करता है, कौन कौन रुकावट नहीं करता है। तो ये कौन कौन से पद हैं? तो एक है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को क्या बोलते हैं? रजिस्टर जो होता है, ये आप देखेंगे कि टीवी में, रेडियो में और कई जगह जो है कि कुछ पार्ट लगे होते हैं। जैसे कोई पार्ट ऐसे लगा है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, इधर धारा प्रवाहित, यहाँ पे कोई जो है कि पता चला कोई चिप है और यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जबकि इसको 1 ही एम्पियर की धारा चाहिए। तब क्या होगा? यहाँ पे अगर 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे मिल गई तो ये क्या होगा कि इसका काम तो खत्म, यह यहाँ पे जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसमें 1 एम्पियर की धारा होनी चाहिए, तो इसके पहले क्या है, कोई रजिस्टर लगा देंगे ताकि जितनी धारा की जरूरत हो उतनी ही धारा इसको मिले और ये खराब होने न पाए, ये जलने न पाए। उसी को कहा जाता है प्रतिरोधक रजिस्टर, वही आपका रजिस्टर होता है। दूसरा परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये धारा नियंत्रक होता है, ये भी धारा को नियंत्रक ही करता है। लेकिन इसमें और इनमें दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो वोल्टता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ वोल्ट में कोई परिवर्तन किए बिना, जितने वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। बिना वोल्टता में चेंजिंग किए हुए, परिवर्तन किए हुए यदि धारा को नियंत्रित किया जा रहा है तो उसी को कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक। इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। इसी को क्या और बोलते हैं? धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, धारा नियंत्रक। और इसका संकेत जो होता है ये प्रतिरोध की तरह तो होता ही है, इसमें बताए थे आपको, लेकिन यहाँ पे तीर का निशान बना देते हैं, यह है। अच्छा, उसके बाद क्या है? चालक, कंडक्टर्स। चालक क्या होता है? चालक जिसमें से आसानी से करंट प्रवाहित हो सके उसको क्या कहेंगे? चालक। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, जो भी मेटल हैं जिसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। लेकिन जिसमें से धारा नहीं प्रवाहित होती है, जैसे यहाँ पर करंट अगर जोड़ दिया जाए और यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे हम पकड़ लेंगे तो करंट तो मारना चाहिए इसको, लेकिन अगर करंट नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? अचालक है। ये बैड कंडक्टर हो गया, नन कंडक्टर हो गया। इसको क्या कहेंगे? अर्धचालक। तो जो मेटल होता है, जो धातुएं होती है वह
चालक होती हैं। और जो जैसे सूखी लकड़ी कह दें, सूखी लकड़ी, सूखी मिट्टी हो गया, ईंट पत्थर हो गए, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या चीजें होंगे, सबके सब अचालक। अच्छा, उसके बाद है अर्धचालक। ये आधा चालक कौन सा हो गया, पूरा चालक है, अचालक पूरी तरह से चालक है, ये अचालक नहीं है, लेकिन ये क्या है, अर्धचालक। आधा चालक है, कम चालक होता है नहीं। इसमें होता क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको कि जब तक हम गर्म नहीं करते हैं तब तक तो धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा ताप दे दिया जाता है, थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है, उसमें फिर देखते हैं धारा प्रवाहित होने लगती है। अब उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे अर्धचालक, सेमी कंडक्टर उसी को कहा जाता है। ये पूरी तरह से चालक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसका ताप, जैसे है यहाँ पे सिलिकॉन है, आपका सिलिकॉन का है, जर्मेनियम है, और आपका कार्बन जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल में लगा होता है, ये सब होते हैं, ये सब कहे जाते हैं अर्धचालक। सिलिकॉन, जर्मेनियम और कौन सा है, कार्बन ग्रेफाइट। तो ये जब तक गर्म नहीं किए जाते हैं तब तक ये पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये अचालक है, बैड कंडक्ट है। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा ताप दे दिया जाता है, इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है, यह क्या बन जाता है कि यह कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है, चालक की तरह कार्य करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। अब ये देख लें कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये जरूरी है जानना कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें से है कि वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो पहला इसमें है लेंथ, लंबाई, क्षेत्रफल, एरिया, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ताप। इतनी बातों पर तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कितने हैं, 4 पॉइंट है इसमें, जो कि चालक का जो प्रतिरोध होता है इन पे निर्भर करता है जरूर। किस पे करता है, लंबाई। लंबाई का मतलब होता है कि जो चालक का प्रतिरोध होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई, अगर चालक तार की लंबाई यल मान लें कि इतना बड़ा चालक तार है तो इसमें प्रतिरोध इतने ही दूर तक लगेगा, लेकिन अगर चालक तार की लंबाई इतना बड़ा कर दे तब तो इसमें प्रतिरोध इससे ज़्यादा ना होगा। यहाँ पे अगर लंबाई कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध कम होगा, लेकिन अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को बढ़ाया जाए तो दोनों साथ बढ़ते हैं। लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई को घटाया जाएगा तो प्रतिरोध घटेगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। दूसरा है एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के ऊपर क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक इतना मोटा तार है और एक है इतना मोटा तार। अब ये देखिए कि दोनों में प्रतिरोध किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा, तब इसको चेक किया जाए। जैसे इसके परमाणु तो नज़दीक नज़दीक होंगे, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा तो उसको हो सकता है जगह कम मिले, मतलब इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसको मोटा कर दिया जाए, जैसे ही इसका जो है कि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए शायद कुछ जगह मिलेगी जरूर। जितना मोटा होगा उतने जो है कि परमाणु के बीच में से उसे निकलने की जगह मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब इसमें प्रतिरोध कम होगा। तो यह क्या हो गया कि यही आपका जो प्रतिरोध होता है वह एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोनों साइन एक ही है, लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोनों साथ साथ बढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा जो है घटेगा तो पहला बढ़ेगा। अब यहाँ क्षेत्रफल को ज़्यादा अगर करेंगे, क्षेत्रफल जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा ये प्रतिरोध क्या है, कम होता जाएगा। अगर इसको कम करते जाएंगे, क्षेत्रफल को कम करते जाएंगे, तार पतला करते चले जाएंगे तो प्रतिरोध उसमें बढ़ता चला जाएगा। ये प्रतिरोध जितना क्षेत्रफल कम होगा, आप देखिए उसमें जो फ्यूज लगा होता है, जहाँ पर लगाया जाता है, इसमें मात्र एक वायर लगाया जाता है पतला सा, और उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जैसे ही करंट वहाँ पे तेज होगा तुरंत वह जो है कि गर्म होकर के टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो आगे करंट की सप्लाई बंद हो जाती है। अर्थात घरों में जब फ्यूज लगाया जाता है तो बाकी जो आपके इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं सबके सब सेफ बच जाते हैं। अगर ऐसा न हो
आप फ्यूज ना लगाएं तो करंट तेज आएगा, सीधे सीधे आपका इलेक्ट्रिक पार्ट जो रहेगा वही जलेगा, वही खराब होगा। इसलिए फ्यूज लगा दिया जाता है। और एक तार लगाया जाता है क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ज़्यादा तार लगा देंगे तो प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा, धारा तो वैसे ही उसमें से पार होती रहेगी, तो आप खतरा बना रहेगा। ये होता है आपका। इतना तो कन्फर्म हो गया। पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, जैसा प्रकृति होगा, जिस तरह की प्रकृति होगा, जैसा जैसा उसका मटेरियल होगा, वैसे उसके जो कि प्रतिरोध होंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि आप देखते हैं कि लोहे का भी तो वायर बना करके खंभे में लगाया जा सकता है, लोहे का भी वायर घर में जो है कि करंट सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन नहीं होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। सबसे अच्छा प्लेटिनम को माना जाता है, लेकिन वो महंगा कॉस्टली होता है, नहीं लगाया जाता है। वहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का भी प्रतिरोध का ज़्यादा होता है, लेकिन तब भी कम होता है। सिल्वर जैसे है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो जिसके प्रतिरोध कम होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। तो वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, मटेरियल कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर ताप जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध जो आपका ये प्रतिरोध होगा वह अनुकरणपाती होता है किसके? टेम्परेचर के। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो इतना चीज़ तो आप कंफर्म हो गए। अब हमें अगले पार्ट में क्या पढ़ना है कि विशिष्ट प्रतिरोध। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोग हमें जो है सहयोग दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा कि आप लोग जो है कि सहयोग करते चले जा रहे हैं हमारा। चलिए अगले वीडियो के लिए फिर जो है कि मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।